नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में अलग अलग सेगमेंट खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान के जरिए हम कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में जहां हम खेती किसानी सेगमेंट में आज बात करेंगे नाबार्ड की कृषि में भूमिका के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में जानेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। साथ ही कामयाब किसान में मिलेंगे जैविक खेती कर अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक सफल किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। नाबार्ड हमेशा से ही छोटे किसानों को आगे लाने और सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत रहा है। हाल ही में किसानों को भंडारण और वेयरहाउसिंग की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड, केंद्रीय भंडार निगम और इसके साथ ही नैब फाउंडेशन ने पार्टनरशिप की है। इससे किस तरह से किसानों को लाभ मिलेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं नाबार्ड के सीईओ श्री संजीव रोहिला से। भंडारण सुविधा में इजाफा करने और किसान उत्पादक संगठनों को बेहतर भंडारण सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, केंद्रीय भंडारण निगम और नैब फाउंडेशन ने मिलकर एक सार्थक कदम बढ़ाते हुए MOU साइन किया है। इस पहल से देश में कृषि के बुनियादी ढांचे को और भी बढ़ावा मिलेगा। नाबार्ड ने कहा कि साझेदारी के तहत देश भर में 5000 से अधिक FPO के लिए अत्याधुनिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस ऐतिहासिक MOU के तहत देश भर के किसानों को संगठित करना है। ज्यादातर किसान अपनी उपज को संग्रहित करके रख लेते हैं और बाजार में बेहतर मूल्य मिलने पर ही क्रय करते हैं, लेकिन संग्रहण की समस्या से किसान दो चार होते रहते हैं। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। देश में तकरीबन 5-5.5 हजार FPOs हैं, जिनके साथ 15 लाख के करीब फार्मर्स जुड़े हुए हैं। और ये फार्मर्स, इनकी मूलभूत रिक्वायरमेंट ये है कि वेयर हाउसिंग के सामान बनने के बाद सामान कहाँ रखा जाए, गेहूं कहाँ रखी जाए, धान कहाँ रखी जाए, दाल कहाँ रखी जाए। और ये क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से मार्केट में क्रैश होता है। मार्केट के अंदर एक रेगुलर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे कि फार्मर्स को जितना चाहिए वो प्राइस नहीं मिलता। तो वेयर हाउसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिटिकल नीड है। CWC के पास 400 से ज़्यादा साइंटिफिक वेयर हाउसेज हैं, हमारे पास 5000 से ज़्यादा FPOs हैं। तो ये एक MOU आज जो हमने CW के साथ में किया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि इन FPOs को इन वेयर हाउसेज के साथ कैसा जोड़ा जाए। अब होगा ये कि हम लोग जो हमारे FPOs हैं अक्रॉस द कंट्री, पहले हम शुरुआत करेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। यहाँ पे 3 स्टेट्स में हम लोग पायलट करेंगे। FPO से पूछेंगे कि उनके पास कितना मार्केटेबल सरप्लस है, वो उसको स्टोर करने के लिए उनको कितनी जगह चाहिए, कब चाहिए, कितने क्रॉप्स के लिए चाहिए, और फिर उनको हम CWC से जोड़ेंगे और इसकी प्रोग्रेस देखते हुए अक्रॉस द कंट्री इसको रोल आउट किया जाएगा। MOU का बहुत ही एक सिंपल सा एक ये पहलू है। इसके अलावा किन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, नेट फाउंडेशन की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी दी। देखिए, नैब फाउंडेशन एक नाबार्ड का एक इसको प्रतिबिंब मान सकते हैं। वी आर अ शैडो ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड का गोल है कि हर एक क्षेत्र में जहाँ पे चाहे वो फार्मर्स का विकास हो या बहनों का विकास हो या क्लाइमेट प्रूफिंग हो, फार्म इनोवेशंस हो, ये सभी क्षेत्रों में जहाँ पे भी नाबार्ड काम करता है वहाँ पे नैब फाउंडेशन को काम करने का उद्देश्य दिया गया, मैंडेट दिया गया है। तो हम लोगों ने पिछले साल में काफ़ी आई थिंक कोविड के टाइम पे बहुत सी संस्थाएं बंद हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने पिछले साल निरंतर हम लोग चले हैं और तकरीबन 30 के करीब प्रोजेक्ट्स हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च किए हैं। 30 प्रोजेक्ट्स वी लॉन्च लास्ट ईयर थ्रू नैब फाउंडेशन। तो उसमें कि आपने नोटिस किया होगा कि कोविड के टाइम पे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सैनिटरी पैड्स की सप्लाई लगभग ख़त्म हो गई थी, लॉजिस्टिक्स ख़त्म हो गए थे, तो औरतों के पास सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था नहीं थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज, इनह्यूमन किस्म का चैलेंज उभर के आया था। तो उस टाइम नैब फाउंडेशन ने ये एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने इस देश के हर एक राज्य के हर एक जिले के अंदर एक सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन
दी जाएगी और वहाँ के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जो कि औरतों का समूह होता है, उन्हीं को ये मशीन दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये बहनें, ये मशीन उनकी है, उनकी मालकियत उनकी है पहले दिन से, ये किसी और की मशीन नहीं है। और ये प्रोजेक्ट स्मृति ईरानी जी ने कुछ इनॉग्रेट किया था अक्टूबर के अंदर। तो इसके अंदर हम लोगों ने 28 के करीब प्रोजेक्ट्स को हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, और 28 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज औरतें अपना सैनिटरी पैड बना रही हैं और एक दूसरे को बेच रही हैं। मीन्स कृषि के साथ साथ हेल्थ और हाइजीन में भी बिल्कुल सर। और उनमें से बहुत सी महिलाएं वो हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, जो किसान हैं, उनकी इनकम भी जनरेट होगी। और किसान जो बिकॉज ये विमेन फार्मर्स के बारे में आप जानेंगे कि बहुत कम चर्चा होती है। 50% एंड अबव वुड बी आवर विमेन फार्मर्स ना, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ। इस अभिनव पहल से सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता के लिए नई साझेदारी की ओर जाने में मदद मिल सकेगी, जिससे भंडारण क्षमता में तो इजाफा होगा ही, साथ ही किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। देश का युवा वर्ग आत्मनिर्भर बनना चाहता है। किसान भी चाहते हैं कि फसल का उत्पादन ज्यादा हो और उनकी आमदनी में इजाफा हो। इन सारी ख्वाहिशों की एक ही राह है, मधुमक्खी पालन। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। हमारे देश में मधु व्यवसाय तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। शहद की लगातार खपत भी बढ़ रही है और निर्यात भी। ऐसे में मधुमक्खी पालन कर कम समय में आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। एक अनुमान के हिसाब से करीब 1.05 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 0.63 लाख मीट्रिक टन शहद संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, बांग्लादेश और कनाडा जैसे देशों में निर्यात होता है। इस तरह से देखा जाए तो इस व्यवसाय में अपार संभावनाएं छुपी हैं। देश के छोटे व सीमांत किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर कई गुना लाभ कमा सकते हैं। खेती के साथ इसे करने से फसलों में परागण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन में 25% तक की बढ़ोतरी संभव है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन, आइए जानते हैं। हमारे देश में जलवायु और फसलों के हिसाब से मधुमक्खी पालन के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। मधुमक्खी पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधे लगे हों।
चयनित स्थान पर तेज हवाओं का सीधा असर ना पड़े, साथ ही छायादार पेड़ भी लगे हों। स्थान मुख्य सड़क से दूर हो व जल निकासी की व्यवस्था हो। चयनित स्थान के पास साफ और बहता हुआ पानी होना चाहिए। स्थान चुनाव के बाद इन्हें पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। मौन गृह का सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है। वह मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर रहते हैं। मौन गृह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी द्वारा शहद का भंडारण इन्हीं कक्ष में किया जाता है। मधुमक्खियों का पोषण पराग व मकरंद द्वारा होता है, जो फूलों से मिलता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले पालक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मधुमक्खियां अपना भोजन कहां से प्राप्त करेंगी। इमली, नीम सफेदा, कचनार, रोहिड़ा, लिसौड़ा, आड़ूसा, रीठा आदि वृक्षों से नींबू, अमरूद, आम, अंगूर, अनार आदि फलों की फसलों से मिर्च, बैंगन, टमाटर, चना, मेथी, लौकी, करेला, तुरई, ककड़ी, कटेला आदि सब्जियों से, सरसों, कपास, सूरजमुखी, तारामीरा आदि फसलों से पराग व मकरंद मधुमक्खियों को अच्छी मात्रा में मिल जाता है। पराग व मकरंद प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होने की दशा में मधुमक्खियों के लिए कृत्रिम भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। कृत्रिम भोजन के रूप में उन्हें चीनी का घोल दिया जाता है। ये घोल एक पात्र में लेकर उसे मौन गृह में रख देते हैं। मधुखंड में स्थित चौखटों में जब 75 से 80% तक शहद जमा हो जाए तो उस शहद का निष्कासन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चौखटों से मधुमक्खियां झाड़कर मधुखंड में डाल देते हैं। इसके बाद चाकू से या तेज गर्म पानी डालकर छत्ती से मोम की ऊपरी परत उतारते हैं। फिर इस चौखट को शहद निष्कासन यंत्र में रखकर हैंडल द्वारा घुमाते हैं। इसमें अब केंद्रीय बल द्वारा शहद बाहर निकल जाता है व छत्ते की संरचना को भी कोई नुकसान नहीं होता। इस चौखट को फिर मधुखंड में रख दिया जाता है और मधुमक्खियां छत्ते के टूटे हुए भागों को ठीक करके फिर से शहद बनाना शुरू कर देती हैं। इस तरह मिलने वाले शहद को मशीन से निकालकर एक टंकी में 48 से 50 घंटे तक डाल देते हैं। ऐसा करने से शहद में मिले हवा के बुलबुले, मोम आदि शहद की ऊपरी सतह पर व अन्य मैली वस्तुएं नीचे सतह पर बह जाती हैं। फिर शहद को बारीक कपड़े से छानकर व प्रोसेसिंग करके स्वच्छ व सूखी बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जा सकता है। इस प्रकार न तो छत्ते और न ही लार्वा, प्यूपा आदि नष्ट होते हैं, बल्कि शुद्ध शहद भी मिलता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर एक सफल किसान की दास्तान कामयाब किसान में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा।
सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान। विपरीत परिस्थितियों में मुश्किलों का डटकर सामना करने वाला आगे जरूर बढ़ता है। हमारे आज के कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। इन्होंने न सिर्फ जैविक खेती को अपनाया, बल्कि इनके द्वारा तैयार की गई जैविक दवाइयाँ अब राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में इस्तेमाल की जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान ईश्वर कुंडू की। सफलता की ये दास्तां है प्रगतिशील किसान ईश्वर सिंह कुंडू की, जो हरियाणा के छोटे से गांव कैलरम में अपनी 2 एकड़ की जमीन में खेती किया करते थे। इस छोटी सी जमीन से परिवार की गुजर बसर बेहद कठिन थी और इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दिल्ली में चाय की दुकान भी चलाई। इसके अलावा कई छोटे बड़े कामों में जोर आजमाइश भी की, लेकिन उनका समय तब बदला जब उन्होंने कैथल में बीज कीटनाशक बेचने की दुकान खोली। दुकान में घंटों बैठने के बाद इन्हें रसायनों के दुष्प्रभावों का एहसास होने लगा और उनके शरीर में एक किस्म की एलर्जी सी हो गई थी। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि इन रसायनों से किसानों की सेहत और पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इस घटना के बाद ही कुंडू जी ने जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का विचार किया। हालांकि ये वो दौर था जब जैविक खेती ज्यादा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन नेक इरादों के साथ वो आगे बढ़ने लगे। तो 1993 में एक कीटनाशी होता था 4-8, जिसने मेरे ऊपर इतना इफेक्ट किया कि आज तक भी मैं उसमें ठीक नहीं हो पाया हूँ। सारा मेरा इम्यूनिटी सिस्टम है ना, सारा उस केमिकल ने मेरा ख़त्म कर दिया था एकदम। तो वो दुकान छोड़ दी, खेती करनी थी। लेकिन खेती के लिए उस टाइम क्या था, जितने भी पेस्टिसाइड का पूरा जोर था, कोई जानता ही नहीं था, या आयुर्वेद या जैविक या ऑर्गेनिक सब थे ही नहीं 90 में तो कभी। तो फिर मैंने कोशिश करी, ये निर्णय लिया कि भाई अपने खेत में मैंने जहर नहीं डालने बिल्कुल भी। लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई साधन था ही नहीं। ये नीम, आग, धतूरा वगैरह जितनी थी हमारे बुजुर्गों की, हमारे पास नॉलेज थी, इससे मैंने अपने प्रयोग करने शुरू किए। तो उसके बाद धीरे धीरे उम्मीद बढ़ी, तो अपने आयुर्वेद के जितने भी पुराने ग्रंथ थे मैंने वो पढ़ने शुरू किए। यानी कि नतीजा ये निकलता है कि आखिर में जाके सीड और जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड थे उनको रिप्लेस करने के लिए जो आयुर्वेद के फार्मूले थे उनको मैंने अपने खेती के लिए कन्वर्ट किया। जैसे आग, धतूरा, नीम, तुलसी, जितना भी है, बहेड़ा, आंवला, सिरायता वगैरह जो भी जड़ी बूटियाँ थी आदमी के लिए जो यूज़ होती थी ना, उनको मैंने अपने खेती के लिए एक दवाई के रूप में मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से ही नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। उन्होंने पहला प्रयोग नीम से शुरू किया। इसके बाद आग, धतूरा जैसी वनस्पतियों पर भी प्रयोग शुरू कर दिए। अपने इन्हीं प्रयोगों के दौरान उन्हें दिल्ली के एक बाजार में एक किताब मिली जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारियाँ थी। उन्होंने उसका अध्ययन किया और विचार किया कि जो जड़ी बूटियां मानव सेहत के लिए लाभदायक है, वे खेती और फसलों के लिए भी तो लाभदायक हो सकती है। यहीं से आयुर्वेदिक नुस्खों को खेती में प्रयोग किए जाने का एक दौर शुरू हुआ। अपने शुरुआती 5 सालों में उन्होंने कई तरह की दवा बनाई और फसलों पर प्रयोग भी की, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। आज वो आंवला, शिकाकाई, नीम, धतूरा, आग, दारू हल्दी, रीठा, गिलोय जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से उनके बनाए जैविक कीटनाशक किसानों को देने लगे।
इस पर किसानों ने सलाह दी कि आपका उत्पाद बहुत अच्छा है, आप इसे बोतल में बंद करके क्यों नहीं बेचते। इस पर कुंडू जी ने किसानों की सलाह मानी और आज उनकी जैविक कीटनाशक की अच्छी खासी फैक्ट्री भी है, जिसमें उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। आज आलम ये है कि मुगल गार्डन में उनके द्वारा बनाई जैविक खाद का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उसको ये कहते हैं पहले साल से ही आप जैविक शुरू कर दो, ऑर्गेनिक शुरू कर दो, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको अपने परिवार का पेटी पालना, आर्थिक का ब्याज भी देना, बैंक की किस्तें भी उसको देनी है। तो हमने ये तरीका अपनाया कि आप जितने भी आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, हम आपके बिना पेस्टिसाइड आप खेती करवा देंगे। आप जहर बंद कर दो, जो जहर आप डाल रहे हो उसके मुकाबले उससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देने वाला उत्पाद हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद आती है जी फर्टिलाइज़र पे। तो फर्टिलाइज़र क्या है कि दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो सिंथेटिक यानी कि जो बैग में आती हैं, एक होते हैं अपने गोबर की खाद या तरीके से। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी उपलब्ध अपने गोबर की या देसी तरीके से क्या क्या वो अपनी उपलब्ध कर सकता है अपने खेत के लिए। गोबरी खाद है, हरी खाद है, जो भी आप वो तरीके हैं आप वो तरीके अपनाइए, हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे तरीका ये क्या है कि किसान की सहूलियत के हिसाब से और वातावरण और उसकी पारिवारिक स्थिति के हिसाब से, हम उसका आर्थिक स्थिति का भी देखना है ना, उस हिसाब से हमने सुरक्षित खेती का मॉडल खड़ा किया है और हमारा बिल्कुल सफल है और इसमें कोई तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही है। किसान ईश्वर कुंडू जी ने अपनी मेहनत से न सिर्फ एक समस्या का समाधान खोजा, बल्कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने में भी अपनी भूमिका निभाई है। ये था आज का गांव किसान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई और दोबारा आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।